हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनईपी 2020 और एनसीएफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो चंडीगढ़ पीआरटी और टीजीटी का सिलेबस है उसमें ये मेंशन है एनईपी और एनसीएफ 2005। वैसे तो इन टॉपिक्स पे आपको काफ़ी लंबी लॉन्ग वीडियो मिल जाएगी देखने को, जिसमें कंटेंट ज़्यादा नहीं होता, बेसिक बातें होती हैं और वो बता के ही ज़्यादा लंबी वीडियो बना दी जाती है। लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो बिना समझे बिना पता करे आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। अब जैसे कि हमें पता है कि बच्चे को रोट लर्निंग से दूर करना है, आउट ऑफ क्लास जाके उसको पढ़ाना है, मेमोराइजेशन से दूर करना है, मातृभाषा में प्रायोरिटी देनी है, तो ऐसी चीज़ें होती है। बेसिक क्वेश्चन ये हम आसानी से पता कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिना पढ़े हम नहीं कर सकते सॉल्व। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो जो इनमें बताया गया है, ठीक है। और DSSS के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियो है ये। अगर आपने पहले इनके बारे में पढ़ा है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आपको अच्छे से समझ आने वाला है। बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनईपी 2020 के बारे में। तो हमें पता है कि जो एनईपी 2020 है ये अभी तक की थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है इंडिया की। जो फर्स्ट आई थी वो आई थी 1968 में। देखो, अभी आपसे पूछा जा सकता है, ये हम बिना जाने इसका आंसर हम नहीं दे सकते। तो फर्स्ट आई थी 1968 में, और जो सेकंड आई है वो इसी का उल्टा कर दो, 68 का 1986 हो जाएगा। तो फर्स्ट 68, सेकंड 1986, और अभी ये थर्ड आई है एनईपी 2020। और अगर पूछा जाए कि 21st सेंचुरी की ये फर्स्ट है, क्योंकि ये बाकी 20th सेंचुरी की हो गई, और ये एनईपी 2020 जो है ये 21st सेंचुरी की फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। और ये किसको रिप्लेस कर रही है? ये इसी को रिप्लेस कर रही है। 1986 वाली जो पॉलिसी आई थी, इसी को कुछ मॉडिफाई किया गया है, इसमें कुछ ऐड किया गया है, तो इसी को ये रिप्लेस कर रही है। और 1986 से लेके 2020 तक 34 ईयर्स होते हैं, तो 34 ईयर्स पुरानी जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी उसको ये रिप्लेस कर रही है, ठीक है। इतनी ही बात है। और इसमें होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल और इंगेजिंग होना चाहिए लर्निंग को, यही बताया गया है। जो हम ये पता कर सकते हैं कि होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल और इंगेजिंग, जो बच्चों को इंगेज कर सके, ठीक है, अपने साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हमें पता है कि सबसे पहले क्या जो इम्पोर्टेंट बात जो बोली गई है, जो हमारा 10+2 वाला सिस्टम चलता आ रहा है अभी तक, वो चेंज किया गया है। उसको किस में चेंज किया गया है? जो 5+3+3+4, देखो 5+4 20 होता है, तो उससे याद रखना। अभी 20 चल रहा है, तो 2024 चल रहा है, तो उस हिसाब से आप याद रखते हो 5+3+3+4 को किया गया है, जिसमें ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एजुकेशन मस्ट डेवलप नॉट ओनली कॉग्निटिव कैपेसिटीज, फाउंडेशनल कैपेसिटीज एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं वो लिटरेसी और न्यूमरेसी का भी ज्ञान सीखें, यानी वो कुछ नंबर जो होते हैं उनको अपने अंदर उनके अंदर से निकले, नंबर लिखने को, राइटिंग को वो अपने अंदर से ही निकालें। तो यही बात इसमें बोली गई है कि फाउंडेशनल कैपेसिटीज और लिटरेसी होनी चाहिए बच्चों में। उसके बाद एक मेन टर्म है SDGs, इसको बोलते हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स। इनके लिए बेसिकली ज़्यादा ध्यान देती है ये एनईपी 2020। जो ऐसे ग्रुप होते हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, ठीक है। और एक यूनिवर्सल एजुकेशन की बात भी की गई है इसमें, कि यूनिवर्सली पहुँचे, जो हमारी एनईपी 2020 है वो सब तक पहुँचे, यूनिवर्सल में पहुँचे, एटलीस्ट स्कूल लेवल तक तो पहुँचे ही पहुँचे, ठीक है, प्री प्राइमरी से लेकर 12th क्लास तक। तो ये मेन पॉइंट थे। SDGs याद रखना, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। अब हमें पता है कि पेडागोजिकल स्ट्रक्चर ये हुआ है, तो सबसे पहले 5 ईयर्स, फिर 3, फिर 4 इनके लिए बनाया गया है। सबसे पहले जो 5 आती है इसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। इसमें क्या होती है, 5 ईयर बच्चों को मिलते हैं। तो 3 ईयर्स जो होते हैं स्टार्टिंग वाले वो प्री स्कूल के होंगे, उसके बाद ग्रेड 1 और 2, क्लास 1 और 2 के लिए होंगे, तो टोटल 5 साल हो गए, ठीक है। और हमें पता है कि 3 साल से पहले बच्चे को एडमिट नहीं करना है किसी भी स्कूल में, तो 3 से लेके 8 साल तक का बच्चा इसमें कवर हो गया। मतलब एज के अनुसार 3 से लेके 8 साल, और क्लास हो गई इसमें पहले प्री स्कूल, फिर क्लास 1 और 2। प्री स्कूल जिसमें आंगनबाड़ी, नर्सरी, 3 से 4 नर्सरी, 4 से 5 LKG और 5 से 6 UKG, फिर 6 से 7 फर्स्ट क्लास और 7 से 8 सेकेंड क्लास, ठीक है, जिसको हम आंगनबाड़ी और बाल वाटिका भी बोलते हैं। ये शुरू के 3 साल हो जाएंगे यहाँ पे।
3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, ये फाउंडेशनल स्टेज है। बस इसमें 5 साल कवर होते हैं। उसके बाद 3 साल की बात हो गई, इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कराई जाती है बच्चों की। तो इसमें एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कोई 8 साल तक और फिर सेकंड क्लास तक कोई एग्ज़ाम नहीं थे यहाँ पे, नो एग्ज़ाम। तो यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं प्रिपरेटरी में, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल लाइट टेक्स्ट बुक, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, लैंग्वेजेस, साइंस, मैथमेटिक्स। तो उनकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो है वो बच्चों को होने लगती है कि क्या मैथमेटिक्स है, नंबर्स हैं और लैंग्वेज, साइंस, इनकी टेक्स्ट बुक जो है वो प्रोवाइड करा दी जाती है प्रिपरेटरी स्टेज में। नेक्स्ट आती है फिर 3 साल जो कवर होते हैं वो होते हैं मिडल स्टेज के, जिसमें 6 से 8 साल के बच्चे 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक के बच्चे आते हैं और इस एज हो जाएगी 11 से लेके 14 साल, ठीक है। इसमें क्या होगा कि वोकेशनल कोर्स इंपॉर्टेंट है, ये कि वोकेशनल कोर्स है वो कौन सी क्लास से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो 6 क्लास से स्टार्ट हो जाएंगे। वोकेशनल कोर्स कौन से होते हैं, कुछ जो बच्चों को आगे जाके वोकेशन पैदा करवाए, मतलब उनको कुछ हाथ लेके वो कुछ कारीगर, हाथ का कारीगर बन सके बच्चा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो सब्जेक्ट टीचर्स यानी अलग अलग टीचर्स मिल जाते हैं। पहले क्या होता था कि साइंस ऐसे सब एक ही टीचर पढ़ा रहा है प्राइमरी स्कूल से, लेकिन फिर अलग अलग टीचर उनको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं 6 क्लास से। उसके बाद आती है 9th से 12th क्लास तक हाई स्कूल, जो लास्ट वाला 4 था। उसमें 4 साल कवर होते हैं, 14 से लेके 18 साल तक। तो बेसिकली इसमें 3 से 18 साल तक के बच्चों की एजुकेशन पे बात की गई है एनईपी 2020 में, हमने देख लिया ये, ठीक है। तो 4 इयर्स ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, चूज मल्टीपल सब्जेक्ट्स, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब क्या था कि पहले 11th क्लास से लेके बच्चे को चूज़ करनी होती थी स्ट्रीम की, वो मेडिकल लेगा, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, वो हिस्ट्री के साथ मैथ्स ले सकता है, मैथ्स के साथ वो फिजिक्स ले सकता है, ज्योग्राफी के साथ वो फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी ले सकता है अपनी मर्जी से। उसको अपने जो सब्जेक्ट्स है वो चूज़ करने का पूरा अधिकार दिया गया है। तो यही था 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है, वैसे ही आपको बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल सब चीज़ों में होती है कि बच्चे को ऐसे ऐसे पढ़ाना है, टीम वर्क में पढ़ाना है, कोऑपरेशन के साथ पढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होती है, ठीक है। जो फाउंडेशनल स्टेज होता है उसमें क्लीनिनेस, टीम वर्क, कोऑपरेशन, पब्लिक हाइजीन का ध्यान रखा जाना चाहिए। जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें राइटिंग, स्पीकिंग, फिजिकल एजुकेशन का ध्यान रखना है। और मिडल जो आ जाती है फिर उसमें अलग अलग हो जाते हैं टीचर्स, मैथ्स का अलग, साइंस का अलग, सोशल साइंस का अलग। तो उनको ये सारी चीज़ें सिखानी है, ये बेसिक बातें होती है। उसके बाद चलते हैं, अच्छा एक बात और है कि जो मदर टंग है वो 5th क्लास तक यूज़ करनी है। बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करेगा 5th क्लास तक, ठीक है। और 3rd क्लास तक कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे, फाउंडेशनल स्टेज तक, ये हमने देखा था। उसके बाद है जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पढ़ने वाली है, देखो कोई फालतू बात इसमें मैंने ऐड नहीं की कि ऐसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही होती है। अब प्रोग्रेस कार्ड से क्वेश्चन आया हुआ था, चंडीगढ़ पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें, और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस कार्ड कैसा होना चाहिए बच्चे का, वो होना चाहिए द प्रोग्रेस कार्ड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फॉर स्कूल बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए। स्कूल बेस्ड असेसमेंट मतलब उसका जो असेसमेंट है वो उसी के स्कूल के जो टीचर्स हैं वही करेंगे, कोई बाहर से टीचर नहीं बुलाया जाएगा उसका असेसमेंट करने के लिए, क्योंकि उनके जो स्कूल के टीचर्स होंगे उनको पता होता है बच्चे की जो कैपेबिलिटीज़ होती है, या वो कैसे सीखता है, या वो कितना सीखता है, कैसे सीखता है, ठीक है। तो जो प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा वो पेरेंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करके दिया जाएगा। और सारी गाइडलाइंस जो होती है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की, एससीईआरटी होता है स्टेट लेवल पे, एनसीईआरटी होता है नेशनल लेवल पे। तो इनके अंडर ही जो प्रोग्रेस कार्ड है वो बनाया जाएगा, ठीक है। और जो प्रोग्रेस कार्ड है विल बी होलिस्टिक होगा। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री। इसका मतलब होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 360 डिग्री, इसको परख नाम दिया गया है एनईपी 2020 में। 360 डिग्री मतलब उसका चहुमुखी प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा। ये नहीं कि ये बताया जाएगा कि वो पढ़ाई में अच्छा है, उसका स्पोर्ट्स लेवल कैसा है, वो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करता है, उसका नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, सारी तरफ से उसके जो डोमेन्स होती है चारों, उसका जो है उसे प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, हर तरफ से उसका जो कार्ड है वो बना के दिया जाएगा। इट फोकसेज ऑन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट, ये हमें पता है कि काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट होता है। देखो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट पे फोकस करता है, नोट अ समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट गलत बताया हुआ है एनईपी 2020 में। तो इसका नाम परख है, मैंने बताया कि जो 360 डिग्री जो प्रोग्रेस कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है वो परख के अनुसार कराया जाता है, और इसकी फुल फॉर्म होती है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालाइज नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये पूछा गया है काफ़ी बार, परख की फुल फॉर्म, तो आप ध्यान रखना परख की फुल फॉर्म, और ये 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड
प्रोवाइड कराता है। उसके बाद करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमें पता ही है कि ठीक है, तो इतनी ये कुछ बात नहीं है। एक इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है मेरूज, जिसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। तो इनके अनुसार जो भी इनके जो गाइडलाइंस है, रूल्स हैं, उसके अनुसार ये जो प्रोग्रेस कार्ड है वो बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है NEP 2020 emphasized the early years of early childhood care and education for all children between 3 to 6 years by 2025। अब NEP ने ये लक्ष्य रखा है कि देखो ECC क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर। जब बच्चा बिल्कुल फाउंडेशनल स्टेज में है तो वहाँ पे उसका जो ध्यान रखा जाता है, आंगनबाड़ी, वाटिका, बाल वाटिका, ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर के अंडर आता है, 3 to 6 एज के बिटवीन, और 2025 तक इसको पूरा अडेप्ट कर लेना है। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हमने पढ़ा था, इसको बोलते हैं FLN शॉर्ट फॉर्म में। इसकी फुल फॉर्म है ये कि आर हाईएस्ट प्रायोरिटी मस्ट बी अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल एंड बियॉन्ड बाय 2025। तो FLN का जो लक्ष्य है वो भी 2025 रखा गया है, और ECC का जो लक्ष्य है वो भी 2025 रखा गया है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद जो गुड हेल्थ, वेल बीइंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, उसको अचीव करने का FLN में बताया गया है 2026 to 2027। तो ये चीज़ें हैं, कुछ ध्यान रखने वाली है। द NEP हैड रेकमेंड अ 3 month प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल, इसको बोलते हैं SPM। SPM की फुल फॉर्म ध्यान रखना, स्कूल बेस्ड प्रिपरेटरी मॉड्यूल बाय NCERT, ठीक है। 3 month का स्कूल प्ले बेस्ड। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी, कैसी होनी चाहिए, कंटेंट ओरिएंटेड, टेक्स्ट बुक, या फिर एक्सपेरियंशियल, या फिर बिहेवियरिस्टिक, कैसी होनी चाहिए ये आपको बताना है। एक्सपेरियंशियल होनी चाहिए, जो लर्निंग है मतलब एक्सपेरिमेंट करके बताना चाहिए। अगर कुछ सिखा रहे हो तो आप उसे फील्ड वर्क कराओ, एक्सपेरिमेंट कराओ, तभी अच्छी लर्निंग होगी। तो ये बताया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। बट शुड द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी, अभी हमने पढ़ा था परख के बारे में, जो 360 डिग्री पूरा प्रोग्रेस कार्ड देता है, तो वो क्या करता है, प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, इन तीनों से जोड़ के पूरा उसका प्रोग्रेस कार्ड प्रोवाइड कराना है किसी भी बच्चे का। In the context of assessment, what kind of report card for student has been proposed in National Education Policy 2020? तो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड अभी हमने पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। उसके बाद आती है बारी NCF 2005 की। NEP 2020 के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें बनती है वो सारी बताई है आपको। तो हमें पता है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है सेटअप बाय अ नेशनल एडवाइजरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यशपाल जी। देखो कमेटी का ध्यान रखना है, वो उसकी कमेटी थी के कस्तूरी रंजन। मैंने आपको बताया होगा, कस्तूरी रंजन जो इसरो के पूर्व चेयरमैन थे, उनकी कमेटी में इसका जो गठन हुआ था NEP 2020 का। और जो NCF है वो भी यशपाल जी की कमेटी द्वारा बनाया गया था, ये ध्यान रखना। अभी तक 4 NCF है आए हैं इंडिया में। एक आया था 1975 में, एक आया था 88 में, एक 2000 में, और 2005। देखो 2000 और 2005 तो याद हो जाएगा। उसके बाद 1986 में है जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो उसके बाद 2 साल बाद NCF आ गया था 1988 में। तो पहला 1975, 1988, और फिर 2000, और फिर 2005। तो 4 NCF आए हैं अभी। तो जो 2005 है ना, वो 22 लैंग्वेजेस में आया, और 17 स्टेट्स में वो आया, ठीक है। इसमें क्या था, 35 मेंबर्स थे और 21 फोकस ग्रुप थे। 35 मेंबर्स और 21 फोकस ग्रुप थे, ये भी ध्यान रखना, हो सकता है कई बार पूछ लिया जाए ऑप्शंस में। अच्छा, इसके हमें पता है कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कि नॉलेज आउटसाइड द स्कूल, है ना, अवे फ्रॉम रोट मेथड्स, एनरिचिंग द करिकुलम, हर जगह तक पाठ्यक्रम है वो हर बच्चे तक पहुँचे। एग्जाम है जो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। मैकेनिकली विदाउट थिंकिंग, मतलब बच्चे हैं वो एकदम से सोचें, ज़्यादा सोचे बिना ही वो आंसर कर सकें, मैकेनिकली सोचें। यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच यूज़ होनी चाहिए। अच्छा, इसका जो मेन थीम था एनसीएफ का वो था लर्निंग विदाउट बर्डन, ये मेन थीम है। कई बार ये पूछा गया है कि जो लर्निंग विदाउट बर्डन है ये किस में दी गई है, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे कि NCF, RTE या फिर RPW, ऐसे कुछ। तो ये NCF की मेन थी कि बर्डन को कम किया जाए, उनके स्कूल बैग का जो वेट है वो बढ़ाया जाए। इसी के बीच एक स्कूल बैग पॉलिसी आई थी, जिसमें एज के अनुसार बच्चे के स्कूल बैग का वेट बताया गया था। उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, देख सकते हो आप। KBS में वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये स्कूल बैग को रिड्यूस करना है ताकि उनका जो बर्डन कम हो सके, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो ठीक रहे, जो उनके कंधे हैं वो ज़्यादा झुके ना, ज़्यादा बोझ से। तो ये सारा चीज़ उन्होंने बताई थी। और ये 1993 में पहली बार
आया था लर्निंग विदाउट बर्डन। It emphasizes on implementing थ्री लैंग्वेज फार्मूला विद यूज ऑफ मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला किसने दिया है? ये एनसीएफ ने ही दिया है, और इसमें मदर टंग हमें पता है कि होनी चाहिए। टीचिंग ऑफ साइंस एम्फेसाइज्ड ऑन एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग। साइंस कैसी होनी चाहिए? देखो, जो एनसीएफ आया था उसने अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अलग अलग बात बताई थी। मैथ्स की मैथमेटाइजेशन करना है, साइंस के बारे में कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड होनी चाहिए, कुछ साइंस सिखा रहे हो तो उसको बाहर की चीज़ों से जोड़ के सिखाओ। इंप्रूविंग स्कूल लाइब्रेरीज, जो लाइब्रेरी होती है स्कूल में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनको बढ़ाओ, वर्कशॉप को बढ़ाओ। एनवायरमेंट एजुकेशन शुड बी बिकम पार्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट, और एनवायरमेंट एजुकेशन सबको देनी है, कंपलसरी कर दिया गया था ईवीएस को। आर्ट है वो भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें ऑल फोर मेजर चीज़ें, म्यूजिक भी सिखाया जाएगा, डांस भी, विजुअल आर्ट्स, थिएटर, सब कुछ से सिखाया जाएगा। तो ये मेन मेन बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं एनसीएफ के। एनसीएफ 2005 टीचर शुड बी अ फैसिलिटेटर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, तो फैसिलिटेटर का होना चाहिए, सुगमकर्ता जो फैसिलिटेट कर सके बच्चों को हर चीज़ में। शिफ्टिंग फ्रॉम कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग गलत है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, कंटेंट बेस्ड मतलब बच्चों को किसी भी एज के हिसाब से या उसके हिसाब से ना करें। कॉम्पिटेंसी बेस्ड उनकी जो, अब थर्ड क्लास का बच्चा है तो उसको थर्ड क्लास के बच्चे के साथ ही compete कराए, ये होती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ठीक है, एज के अनुसार, क्लास के अनुसार, ये नहीं कि थर्ड क्लास के बच्चे को सिक्स क्लास से compete करा रहे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्टिंग होनी चाहिए। तो यही थे कुछ एनसीएफ के मेन मेन पॉइंट्स, और तो मुझे इसमें कुछ नहीं लगा। मैथ्स के बारे में यही बोला कि मैथमेटाइजेशन होना चाहिए, बच्चों के अंदर से मैथ्स निकलना चाहिए कि हाँ वो देखते ही बता दें, जो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग होती है वो उनके अंदर से ही होना चाहिए। तो ऐसी सारी बातें एनसीएफ ने बोली थी, और इसका मेन पॉइंट था लर्निंग विदाउट बर्डन। तो ये एनईपी और 2020 के बारे में मेन मेन पॉइंट्स थे। मैं चाहती तो बहुत बड़ा वीडियो को बना सकती थी, लेकिन इससे ज़्यादा इनके बाहर और कुछ नहीं है, आप खुद जाके देख सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।